हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपलोड किया है सोशल साइंस का, जो आपका सिविक्स है उसका चैप्टर 1 अपलोड किया है। और एक और चैनल है लर्नर बी एक्स्ट्रा के नाम से, उसमें हम साइंस और मैथ्स कवर कर रहे हैं, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसमें साइंस काफ़ी सारा कुछ कवर हो रखा है। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कावेरी डेल्टा, मतलब साउथ के बारे में, मेनली लार्ज किंगडम्स जो थी साउथ में, उनके बारे में हमने पढ़ा था। क्या आपने ये नोटिस किया कि कोई भी मेंशन नहीं था उन किंगडम्स में दिल्ली एज इट्स कैपिटल के बारे में, है ना? क्योंकि जो दिल्ली है वो सिर्फ 12th सेंचुरी में ही कैपिटल बनी है। दिल्ली कब बनी कैपिटल? 12th सेंचुरी। और इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने लगभग 9th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक की चीज़ें देखी थी। तो ये अभी नीचे हम लोगों को यहाँ पर ये देखिए टेबल 1 दी गई है। इसमें हमें बताया गया है कि जो दिल्ली के रूलर्स थे वो कौन कौन रहे थे। सबसे पहले दिल्ली पर राज किया था तोमर्स ने, ठीक है। फिर उसके बाद अनंगपाल ने किया था। फिर उसके बाद चौहान आए थे, जिसमें मतलब तोमर्स में अनंगपाल हो गए। फिर पृथ्वीराज चौहान हो गए चौहान्स में। फिर टर्किश रूल, सबसे पहले राजपूतों ने रूल किया था, ठीक है, तोमर्स ने और चौहान्स ने। फिर टर्किश, जो टर्की से लोग आए हुए थे उन्होंने रूल किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, मतलब ऐबक इल्तुतमिश। फिर रज़िया विमेन थी। फिर गियासुद्दीन बलबन ने किया। फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टी आ गई, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल राजा कहा जाता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद हमारे ये सैयद डायनेस्टी आई, थोड़े टाइम के लिए। सैयद लोधी तो बहुत बहुत कम टाइम के लिए रहे हैं ये लोग तो। फिर इनके बाद कौन सी आई? इनके बाद आती है मुग़ल। मुग़ल जो डायनेस्टी है वो दिल्ली पर उन्होंने बहुत समय तक राज किया है। तो ये इस चैप्टर में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ेंगे। दिल्ली में सबसे पहले जो कैपिटल बनी थी वो तोमर राजपूतों की बनी थी, हु वर डिफीटेड इन द मिडिल सेंचुरी, मतलब 12th सेंचुरी के मिडिल में चौहान्स ने, जिनको पहले चाहमान्स कहा जाता था, अजमेर के थे वो, और उन्होंने तोमर राजपूतों को हरा दिया था। इट वॉज अंडर तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। तो तोमर्स और चौहान्स के टाइम पर ही दिल्ली जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल, मतलब बिजनेस का सेंटर बन गया था। काफ़ी सारे रिच जैन मर्चेंट जो थे वो इस सिटी में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। काफ़ी उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए और वहाँ पे कॉइन्स मिंट होने लगे, मतलब कॉइन्स मिंट होने लगे का सिक्के बनने लगे। और ये जो सिक्के यहाँ पे बनते थे इनको दहलीवाल कहा जाने लगा, और ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, काफ़ी लोग इनका इस्तेमाल करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन, दिल्ली का जो बदलाव हुआ इनटू कैपिटल, ठीक है, जब दिल्ली कैपिटल बनी, आज तो हमारी दिल्ली ही कैपिटल है, that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate at the beginning of 13th century। तो सबसे पहले ये 12th सेंचुरी के टाइम पर तोमर्स एंड राजपूत जो थे, तोमर राजपूत थे, और फिर चौहान्स आए। इनके बाद जो है टर्किश रूलर्स आ गए। उसी टाइम पर क्या हुआ, दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बनी जिसने पूरे देश पर राज किया। दिल्ली सुल्तान्स थे वो उन्होंने काफ़ी बड़ी सी सिटी बनाई। दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो नाउ एज दिल्ली। तो बहुत सारी मतलब शहर आसपास बसा दिया, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं। जैसे दिल्ली, कून्हा, सीरी और जनपद, ये सारे के सारे इलाके हैं ना दिल्ली के। मेट्रो में जाते हैं तो जनपद आ जाता है ना, सिरी पुराना नाम है दिल्ली का। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए इसमें। अब आता है फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानते हैं। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस होती हैं ऐसी चीज़ जो हमें लिखी हुई मिलती है। इंस्क्रिप्शंस में, सिक्कों में, और आर्किटेक्चर, मतलब जो चीज़ बनी हुई है, इससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टरीज, और जो हमें इतिहास पता लगता है, ठीक है। तारीख सिंगुलर और त्वारीख प्लूरल, ठीक है, रिटन इन पर्शियन। तो तारीख और त्वारीख ये लिखी गई है पर्शियन में। पर्शियन एक भाषा है, उस भाषा में लिखी गई है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत थी, कहाँ से आए थे ये लोग अभी टर्की से आए थे। उधर कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था? ये पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। तो जो लोग वहाँ से आए हैं वो अपने कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलाएंगे? पर्शियन लैंग्वेज ही तो चलाएंगे ना। तो इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किस में चलता था? पर्शियन में चलता था। तो ऑथर्स ऑफ त्वारीख, जिन्होंने त्वारीख लिखा है वो लर्नेड मैन, लर्नेड मतलब होशियार पढ़े लिखे लोग होते थे, जो सेक्रेटरी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोएट होते थे, और कोटियर्स होते हैं दरबारी, जैसे होते हैं मूवीज़ या शोज़ में दिखाते हैं, राजा होता है, खूब सारे लोग आसपास बैठे होते हैं, वो दरबारी होते हैं।
who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। तो जो तवारीख थी ना, ये काफ़ी होशियार लोगों ने लिखी थी, पोएट, सेक्रेटरीज वगैरह। इसमें काफ़ी सारी इवेंट्स लिखी होती थी कि क्या क्या आज से पहले हुआ है, क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और राजा को एडवाइस करते थे कि राजा को किस तरीके से राज्य करना चाहिए। अब ये सर्किल ऑफ जस्टिस क्या है भाई, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ये डू यू नो वाला जो पार्ट है, do you know the circle of justice is an appropriate term to describe relation between the king and its subjects। ठीक है, क्या होता है इसमें, फ़ाखिर ए मुब्बीर रोट, किसने लिखा है सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में, फ़ाखिर ए मुब्बीर ने। तो ये लिखते हैं कि किंग जो है ना अपने सोल्जर सैनिकों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सैनिक जो है वो सैलरी पर काम करते हैं, सैलरी जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, टैक्स लेते हैं पीजेंट से, उनसे आती है, बट पीजेंट तभी टैक्स पे कर सकते हैं जब वो खुश हो और उनके पास पैसा हो। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और किसान कब खुश रहेगा, जब किंग जो है वो न्याय देंगे और बिल्कुल सच्चे तरीके से अपना कामकाज चलाएंगे। तो ये सर्कल ऑफ जस्टिस है, ये फ़कीर ई मुबद्दीर ने लिखी है कि सब लोग खुश होंगे तभी राज्य सही तरीके से चलेगा। अब आगे कहते हैं, ये कुछ और डिटेल्स हैं, ये भी दिमाग में रखनी है आपने। ठीक है, पहली डिटेल, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़। तो ऑथर जो थे जिन्होंने तवारीख लिखी हैं, तवारीख में होता क्या था, तवारीख में पहले क्या हुआ है, अब क्या चल रहा है, कैसे कानून है, कैसे राज्य चलना चाहिए, ये तवारीख में लिखा होता था। तवारीख के जो ऑथर्स थे जिन्होंने तवारीख लिखी थी वो ज़्यादातर शहरों में रहते थे और ज़्यादातर दिल्ली में ही होते थे, और गाँव वगैरह तो वो लोग बहुत ही कम जाते थे। तो ये लोग दिल्ली में रहते थे और हिस्ट्रीज़ लिखते थे, किसके बारे में, गांव वगैरह तो काफ़ी कम जाते थे। ठीक है, दे often wrote their histories for sultans in hope for rich rewards। वो लोग क्यों लिखते थे, सुल्तान्स के लिए लिखते थे, राजा वगैरह के लिए लिखते थे ताकि उनको कुछ अच्छा पैसा मिल जाए। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal societal order based on birthright and gender distinctions। Their ideas were not shared by everybody। और ये लोग क्या कहते थे, ऑथर्स ये जो थे कहते थे सुल्तान को कि जो बर्थ राइट है ना, कि जन्म का अधिकार है कि ये राजा बनेगा और सिर्फ लड़के राजा बनेंगे, है ना, लड़के को अधिकार होगा। ये जो होते थे तवारीख्स वगैरह में लिखा करते थे। बर्थ राइट क्या होता है कि भाई बर्थ से आपको ये चीज़ मिल गई, पीपल जो नोबल्स में पैदा हुए हैं उनको राइट मिल जाता है ज़मीन वगैरह का। मगर हमें एक एक्सेप्शन दिखता है, 1 2 3 6। देखिए कितना सिंपल याद रखना है, 1 2 3 और फिर उसके बाद 6 लगा देना है। 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने अपने बेटों को ना काबिल मानकर अपनी जो बेटी थी रज़िया उसको सुल्तान बनाया था। क्रॉनिकलर मतलब जो उस समय के इतिहासकार थे, मिनहाज ई सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, कि वो ज़्यादा एबल थी, ज़्यादा क्वालिफाइड थी, ज़्यादा अच्छी थी कि वो एक सुल्तान बन सके बजाय कि अपने भाइयों के। इसलिए रज़िया के जो पिता थे इल्तुतमिश, उन्होंने रज़िया को सुल्तान चुना। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। मतलब मिनहाज ई सिराज ने ये तो लिखा कि भाई वो ज़्यादा काबिल थी, मगर एक औरत राज करेगी इससे वो भी मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, उन्हें ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। और बाकी जो नोबल्स थे और जो दरबारी टाइप के लोग होते थे, नोबल्स की काफ़ी ज़्यादा चलती थी सल्तनत के टाइम पे, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करे कि हटा दिया जाए रज़िया को। उसको हटा दिया गया थ्रोन से 1240 में, मतलब 4 साल तक ही वो सुल्तान बनकर रह पाई या क्वीन बनकर रह पाई। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में बायोलॉजिकल डिफरेंस की मैन और वुमेन के काम अलग हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सोसाइटी में हमारी बहुत ज़्यादा चलता है। मिनहाज सिराज की रज़िया के बारे में थॉट इतना ज़्यादा, ये वाली चीज़ तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बताते हैं मिनहाज ई सिराज की जो क्वीन है उसका रूल अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? आइडियल सोशल ऑर्डर के। मतलब मिनहाज ई सिराज कहते हैं कि जो क्वीन है उसको रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने क्वीन को, एक औरत को रूल करने के लिए तो बनाया ही नहीं है। उनके औरत तो मैन के सबऑर्डिनेट होती है। इसलिए इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फेल अंडर कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ उसके पास कैसे आ गई जबकि वो तो एक औरत है। ऐसा मिनहाज सिराज का मानना था कि औरतें नहीं होती काबिल। उन्होंने ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रज़िया मेंशन दैट शी वाज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। उसने जो रज़िया ने अपने सिक्के चलवाए और जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं
राइटिंग्स वगैरह होती हैं, उन्होंने माना कि वो एक क्वीन है और वो इल्तुतमिश की बेटी हैं। और ये बिल्कुल अलग है क्वीन रुद्रमा देवी। हो मे भी आप लोगों ने ये मूवी भी देखी हो, क्वीन रुद्रमा देवी पर एक काफ़ी अच्छी मूवी बनी हुई, आप देख सकते हैं, जिन्होंने 1262 के टाइम पर रूल किया था। वो किसकी थी? काकतीय डायनेस्टी की थी, जो वारंगल इलाका है उसकी, आंध्र प्रदेश के पास ये पड़ता है। रुद्रमा देवी ने अपना नाम जो है इंस्क्रिप्शन पे चेंज कर दिया और प्रिटेंड किया कि वो एक मैन है। अंडर क्वीन दिद्दा, एक और क्वीन रही दिद्दा, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया। उन्होंने हर टाइटल, उसका जो टाइटल था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। ऑब्वियसली लोगों ने प्यार करते होंगे इसलिए उनका नाम दिद्दा पड़ गया था। तो एक रज़िया सुल्तान रही हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फीमेल रूलर्स तो काफ़ी कम रही हैं ना इतिहास में। तो रज़िया सुल्तान हमारे देश में देख लीजिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर हैं जो फीमेल रही हैं, है ना? आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना पता है, ठीक है? और एक ही फीमेल प्रेसिडेंट रही है हमारे देश की, दोनों बताइएगा आप, ठीक है? तो रज़िया रही हैं, रज़िया सुल्तान थी कि ये जो क्वीन बनी थी। फिर उसके बाद रुद्रमा देवी थी और फिर दिद्दा थी कश्मीर की। रुद्रमा देवी थी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, काकतीय डायनेस्टी, वारंगल। आगे है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है वो किस तरीके से फैली, तो यहाँ पे देखते हैं। ये मैप बताता है कौन कौन से इलाके शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कब्जा लिए थे। ये पूरा इलाका इल्तुतमिश के कब्जे में हो गया था। तो देखिए, इन द अर्ली 13th सेंचुरी के शुरुआत में जो दिल्ली का कंट्रोल था ना, सुल्तान्स रियली वेंट बियॉन्ड हेवली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। तो इसमें क्या है, तो स्टार्टिंग में जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, उनका कंट्रोल मतलब सिटी के बाहर के इलाकों में नहीं होता था, और वो जो व्यापार था, जो उनको गिफ्ट्स आते थे या फिर लूट माट करके जो सप्लाई आती थी उस पर वो डिपेंड करते थे। मतलब शहर के इलाकों में तो उनका कंट्रोल होता था, बाहर उनका कंट्रोल काफ़ी कम होता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स क्या है? देखिए, ये देखिए, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। गैरिसन टाउन जहाँ पर सोल्जर्स होते हैं। और हिंटरलैंड का मतलब होता है कि बाहर का इलाका, सिटी से बाहर का, ठीक है? तो गैरिसन टाउन, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब दिल्ली में बैठ करके बंगाल सिंध को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था। रिबेलियन मतलब विद्रोह हो जाते थे। इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स, ठीक है? तो इसमें क्या था कि दूर दूर के जो इलाके होते थे उसमें विद्रोह हो जाते थे, और कई बार मौसम की वजह से भी कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाता था इतनी दूर रूल करने के लिए। तो दिल्ली अथॉरिटी जो थी ना, उसको चैलेंज किससे था? मंगोल से। मंगोल जो है मंगोलिया से आते थे, अटैक करते थे खूब पेल के, पूरी दुनिया में खूब अटैक किए इन्होंने, इंडिया में नहीं कर पाए थे अटैक। दिल्ली अथॉरिटी को ये भी डर था कि मंगोल जो है वो अफ़गानिस्तान से आएंगे और अटैक कर देंगे। तो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। और जो गवर्नर्स भेज रखे हैं सुल्तान ने अलग अलग इलाकों में, अगर सुल्तान ज़रा सा भी वीक पड़ा तो गवर्नर रिबेल कर देंगे, मतलब सुल्तान के खिलाफ चले जाएंगे। सुल्तान बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। और अगर कोई गवर्नर चैलेंज कर देता था तो सुल्तान उसको मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाता था, उसका वो राज्य उससे छिन ही जाता था। और इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। फिर मतलब ये बताया गया है कि जो गवर्नर अगर अटैक वगैरह करते थे तो सजेस्ट नहीं कर पाते था जो सुल्तान होता था, और सुल्तान के हाथ से वो वाला इलाका चला जाता था। बट क्या था, ये जो बलबन डायनेस्टी थी, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, इन्होंने ना थोड़ा सा अच्छे से कंट्रोल करके रखा चीज़ों पर। फर्स्ट सेट जो कैंपेन था अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंडरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। इंटरनल फ्रंटियर मतलब आपका हिंडरलैंड, ये आपका गैरिसन टाउन है। गैरिसन टाउन जहाँ पे आपके सैनिक हैं, उसके थोड़ा थोड़ा बाहर वाला इलाका वो आपका इंटरनल फ्रंटियर था। मतलब अपने ही देश के गैरिसन टाउन के बाहर वाला इलाका जिसमें पहले इतना कंट्रोल नहीं था, उस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल बढ़ने लगा। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल फ्रंटियर में क्या क्या किया था।
इसमें हिंटरलैंड्स का इलाका कैप्चर करने लगे थे, मतलब गैरिसन टाउन के बार बार वाला इलाका कैप्चर करने लगे थे। काफ़ी सारे कैंपेन चलाए गए जिसमें गंगा और यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब का मतलब है यहाँ से गंगा नदी भी निकल रही है, यमुना नदी भी निकल रही है, उसके आसपास खूब घने जंगल होते थे ना, तो उनको काटा गया। ठीक है, उसमें जो गैदर पेस्टोरल्स घुमंतू लोग होते थे उनको निकाला गया वहाँ से, और वहाँ पर पीजेंट्स को लैंड दे दिया गया और कहा गया कि चलो भाई इसमें खेती करो। काफ़ी सारे फोर्ट बनाए गए, काफ़ी किले बनाए गए, गैरिसन टाउन्स को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया ताकि जो ट्रेड रूट है, जो व्यापार के रूट हैं और रीजनल ट्रेड, आपस में व्यापार अच्छे से हो सके। सेकेंड एक्सपेंशन, पहला एक्सपेंशन इंटरनल फ्रंटियर मतलब गैरिसन टाउन के आगे बढ़ा गया। गंगा यमुना दोआब में जो है वहाँ पे जो हंटर गैदरर घुमंतू लोग रहते थे उनको निकाला गया और एग्रीकल्चर के लिए किसानों को दे दिया गया, और वहाँ पे फोर्ट वगैरह बनाए गए और नए गैरिसन टाउन बनाए गए और ट्रेड रूट बनाए गए ताकि ट्रेड व्यापार अच्छे से हो सके। सेकेंड एक्सपेंशन जो है, सेकेंड जो फैलाव हुआ था वो हुआ था एक्सटर्नल फ्रंटियर का। पहला फैलाव इंटरनल फ्रंटियर का, अपने देश के अंदर अंदर ही, बाहर के इलाके थोड़े से। फिर एक्सटर्नल, इसमें मिलिट्री एक्सपेडिशन किए गए सदर्न इंडिया में, मतलब साउथ में आर्मी भेजी गई, साउथ के बिल्कुल अलग रूल चल रहा था तो वहाँ पर आर्मी भेजी गई, और ये स्टार्ट हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एंड कल्मिनेटेड विद द मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ और तुगलक के साइड में साथ में पूरा ख़त्म सा हो गया। ठीक है, फाइनली उसने कब्जा लिया। देयर कैंपेन्स में, अपने कैंपेन जो होते थे, सुल्तान था उसमें एलिफेंट, हॉर्स, स्लेव्स, ये सारे के सारे प्रेशियस मेटल्स ये लेकर जाता था, मतलब खूब बड़ी बड़ी आर्मियाँ होती थी और खूब सब कुछ चलता था उनके साथ। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, मोहम्मद तुगलक का जो रेन होता है शासन, मोहम्मद तुगलक का जब शासन खत्म हुआ, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of subcontinent. ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक की रेन आते आते, मोहम्मद तुगलक का जब रेन ख़त्म हुआ और लगभग 150 साल के बाद जब ये मतलब सल्तनत का रूल स्टार्ट हुआ था, इसने काफ़ी सारा जो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, मतलब इंडिया का पार्ट, जो दिल्ली सल्तनत थी ना, इसने काफ़ी सारे इंडिया के पार्ट पर लगभग 150 साल में कब्जा कर लिया था। अपने काफ़ी सारे आर्मीज़ जो दुश्मनों को हराया और उनकी सिटीज़ पर कब्जा कर लिया। सल्तनत यहाँ से टैक्स कलेक्ट करती थी, पीजेंट जो थे, फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रेल्म। तो टैक्स इकट्ठा करती थी तो अमीर होने लगे, ज़्यादा इलाका बढ़ गया, इनका ज़्यादा टैक्स आया, ज़्यादा अमीर हो गए और ज़्यादा पावरफुल हो गए। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच वास्ट टेरिटरी। अब इतने बड़े देश में कैसे कंट्रोल रहा होगा, ये देखिए पूरा एक्सपीडिशन, लगभग आप समझ लिए पूरा का पूरा देश ही कब्जे में ले लिया था दिल्ली सुल्तानों ने। ठीक है, अब ये मस्जिद वगैरह जो इन लोगों ने बनवाई हैं, है ना, ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें हमें बता रखे हैं। तो ये देखिए, ये तो मैप है कि कहाँ कहाँ वो गया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कहाँ कहाँ कैंपेन किया। फिर ये कुवात अल इस्लाम मॉस्क है, कुवात अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के अंत में बनाई गई थी। फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली कूना ओल्ड सिटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने। तो ये वाला अब पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और ये सारे जो डायग्राम्स हैं इनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो फिर वीडियोस बड़े हो जाते हैं 2 वीडियोस में बना आराम से, तो आधा चैप्टर हो चुका है कवर, आधा और बचा है, ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे आगे का। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरा चैनल है लर्नर बी एक्स्ट्रा के नाम से, उसमें साइंस पूरी कवर कर रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।